राशि ने रोहन को फ़ोन किया। रोहन और तारा एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। मौली अंदर माँ के साथ थी। तभी रोहन का फ़ोन बज उठा। रोहन ने अपना फ़ोन निकाला और चेक किया तो उसमें अनजान नंबर देखकर सोच में पड़ गया कि ये किसका नंबर हो सकता है। तारा, किसका फ़ोन है? रोहन, पता नहीं भाभी, कोई नंबर है। तारा, कॉल रिसीव तो करो, क्या पता तुम्हारे भाइयों में से किसी का हो। रोहन ने कॉल रिसीव की। हेलो। राशि, जो अब तक रोहन पर हमला करने को तैयार थी, उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर रुक गई। वह सोच में पड़ गई कि यार राशि, बोलने के तरीके से तो बंदा शरीफ लग रहा है, इसे डांटने के बाद अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा ना, दोस्ती का सवाल जो है। वैसे भी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। रोहन, हेलो, कौन बोल रहा है? कोई सुन रहा है? राशि बोली, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन अब तुम कान खोलकर सुनो। पहले तो यह बताओ रोहन, क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ शादी करने के लिए ही पैदा हुए थे? रोहन दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर चौंका। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? और आप बोल कौन रही हैं? मेरा नाम आपको कैसे पता? राशि, हे भगवान, इतने सारे सवाल! खुद को किसी स्कूल का स्टूडेंट और मुझे वहाँ की मैडम समझाए क्या, जो सवाल पर सवाल दागे जा रहे हो और मुझे जवाब देने ही होंगे। तुम बस इतना समझ लो कि जहाँ रिश्ता तय किया है ना अपनी शादी का, वहाँ फ़ोन करके मना करो कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते। तुम्हारे सारे अरमानों का गला घोट दूंगी मैं, समझे? खुद को कहीं का शहंशाह समझते हो क्या कि जिस कन्या पर हाथ रखोगे वह तुमसे शादी करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाएगी? अरे शादी में जितनी लड़की की मर्जी होती है उतनी ही लड़की की मर्जी होती है। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे बिगड़े नवाबों को। पहले तो माँ बाप से बच्चे संभलते नहीं और फिर लड़के बिगड़ जाते हैं तो सोचते हैं चलो शादी करा देते हैं इसकी, सुधर जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बेटे की शादी करा रहे हो या उसको पुत्र सुधार केंद्र में भर्ती करा रहे हो। खबरदार, जो ऋषिकेश की तरफ कदम बढ़ाना तो दूर, उसकी तरफ मुंह भी घुमाया तो। अभी तक बहुत प्यार से समझाया है तुम्हें, लेकिन अगर तुम प्यार से नहीं माने तो बहुत मारूंगी। ऐसा हाल करूंगी कि दूसरे तो क्या, तुम खुद भी अपनी शक्ल देखकर डर जाओगे। इसलिए चुपचाप कल सुबह तक उस रिश्ते के लिए मना कर दो। रोहन हड़बड़ाकर बोला, इसे आप प्यार से समझाना कहती हैं? राशि, हाँ, यह प्यार ही था मेरा। मुन्ना, अब अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी मम्मी को जाकर बोलो कि तुम्हें ऋषिकेश वाली लड़की पसंद नहीं है, वरना घोड़ी की जगह गधे पर बैठाकर तुम्हारी बारात निकाली जाएगी। तारा रोहन की हड़बड़ाहट देख अब तक समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रोहन के हाथ से फ़ोन लिया और स्पीकर ऑन कर दिया तो दूसरी तरफ से राशि की आवाज़ सुनाई दी, याद रखना, उस रिश्ते के लिए मना कर दो, समझे, या मैं वहीं आकर समझाऊं। तारा ने रोहन से इशारे से पूछा, कौन है? रोहन ने अनभिज्ञता जाहिर कर दी और धीरे से बोला, पता नहीं, महक से शादी करने को मना कर रही है। तारा समझ गई कि माजरा क्या है। वह अपने रंग में आ गई और राशि से गुस्से में बोली, ओए छिपकली, हो कौन तुम जो चिपके ही जा रही हो? वैसे हम समझे नहीं तुम्हारी बात, और ना तुम्हें यहाँ आने का कष्ट करने की जरूरत है। हम खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे समझने के लिए, तुम बस अपने घर का पता दे दो। राशि यह सुनकर सोच में पड़ गई कि यह कौन है जो मेरी तरह एकदम बेबाक है। तारा, क्या हुआ बहन, जुबान पर ताला लग गया है या फिर बोलना भूल गई? मेरा रोहन सीधा है तो क्या कुछ भी भाषण दोगी? याद रखो, तारा नाम है मेरा और भाभी हूँ इसकी। वो तो बेचारा शरीफ है जो कुछ बोल नहीं रहा। अगर इसे दोबारा परेशान किया तो दिन में ही तारे दिखा दूंगी। तुम तो सर पर ही चढ़ रही हो, तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे जमीन पर उतार कर फेंके हैं मैंने। जरूर तुम उस महक की दोस्त हो, अगर उसे शादी नहीं करनी तो रिश्ता भेजा ही क्यों? हम तो नहीं गए थे ना।
मेरा रोहन लाखों में एक है, उसके लिए और भी रिश्ते मिलेंगे। मजाक समझ रखा है क्या? गलत इंसान से पंगा लिया है तुमने। मैं भी अपने फौजी की फौजन हूँ, सबक तो तुम्हें सिखा कर रहूंगी। राशि ने अब जल्दी से कॉल कट कर दी। पीछे आ खड़ी हुई सुनी बोली, क्या हुआ? तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया था? राशि, मैं सोचती थी कि एक मैं ही खिलाड़ी हूं यहाँ, लेकिन नहीं, ये तो खिलाड़ियों की खिलाड़ी निकली। सुनी, मतलब? राशि ने उसे सब कुछ कह सुनाया। यह सुन सुनी अब जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ तो तुम उल्टा फंस गई। तुम उस रोहन को भजन सुनाना चाहती थी, यहाँ तो उसकी भाभी ने तुम्हारा जागरण करवा दिया। अब रात भर सोचती रहना कि वो बला थी क्या। राशि, हाँ यार, उन्होंने तो मेरी ही छुट्टी कर दी है। लगता है ये तो मेरी भी गुरु है। और ये तो किसी फौजी के घर वाली थी। लगता है कि अपनी किस्मत ही खराब चल रही है यार। सुनी भी अब सोच में पड़ गई। उधर रोहन तारा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ भाभी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? तारा गुस्से से बोली, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? उसने तुमसे इतना उल्टा सीधा बोला कैसे? लगता है जरूर उस महक का काम है। बहुत कांड किए हैं मैंने ऐसे, अपने दोस्तों के कहने पर, वो भी उनकी शादी तुड़वाने को। अभी उसकी क्लास लेती हूँ। अब रोहन के ना चाहते हुए भी तारा ने ऋषिकेश फ़ोन किया और महक का नंबर ले लिया। उसने अब महक को फ़ोन कर सब कुछ बताया और कहा कि सच सच बताओ, माजरा क्या है? अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो अभी तुम्हारी मम्मी को फ़ोन कर सब बता दूंगी। महक ने रोते रोते सब कुछ बता दिया और राशि के बारे में भी बताया कि वह एक आर्मी डॉक्टर है जो कि उसकी बचपन की दोस्त है। उसने उसकी मदद के लिए ही यह सब किया था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहती है। जुबान की थोड़ी तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तारा कुछ पल सोचती रही, फिर महक से राशि का घर का एड्रेस, उसकी फ़ोटो वगैरह मांगी। महक डर गई कि शायद तारा राशि के घर फ़ोन कर शिकायत करेगी, तो वह आनाकानी करने लगी। तारा, मैं उसकी कोई शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन तुम मुझे इसकी सारी जानकारी दो, वरना तुम्हें पता है कि क्या होगा, और राशि को हम दोनों के बीच की बात पता नहीं चलनी चाहिए। महक ने अब सब कुछ उसे व्हाट्सएप कर दिया। रोहन, जो वहाँ चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, हंसने लगा। भाभी, ये तो बिल्कुल आपकी कॉपी है। तारा ने राशि का फोटो देखा और रोहन को दिखाया। रोहन एक पल को उसे देखता रह गया। तारा, अच्छी है ना? तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे जैसी हो, तो बताओ, है ना मेरे जैसी? रोहन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वैसे आप दोनों की खूब जमेगी। तारा हंसने लगी, तो तय रहा। अब इस लड़की को अपनी देवरानी बनाऊंगी। बस अपने रावण को भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। दूसरी तरफ कबीर ऋषभ के कमरे की तरफ चल दिया। ऋषभ और जय बातें करने में मशगूल थे। जय, मैंने तो कल ही आप दोनों के बीच का अंतर पता कर लिया था। ऋषभ, तो बताओ फिर। जय, पहला, आप दोनों की आंखों का रंग अलग है। आपकी आंखें काली तो कबीर सर की ब्राउन हैं। आपको तीखा पसंद है, पर कबीर सर को जरा सी मिर्ची हजम नहीं होती। आप स्वीट एंड सॉल्टी हो और कबीर सर सिर्फ स्वीट। आप लेफ्ट हैंडर हो और कबीर सर राइट हैंडर। और आप दोनों का हेयर स्टाइल भी। तभी पीछे से ऋषभ के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ कबीर बोला, बस भी करो जय, तुम्हें क्या हम दोनों पर पीएचडी करनी है? जय और ऋषभ दोनों हंस पड़े, लेकिन कबीर शांत रहा और ऋषभ को देखता रहा। ऋषभ की नज़र जब उस पर पड़ी और उसे यूं खुद को देखते पाया तो समझ गया कि कबीर कुछ बात करना चाहता है। ऋषभ ने जय को किसी काम से बाहर भेज दिया। कबीर अब आगे बढ़ ऋषभ के बिस्तर पर बैठ गया। जय ने बाहर जाते वक्त देव मंजीत को आंगन में बैठे देखा तो चिढ़ाने के लिए बोला, आप दोनों को मुझ पर शक है, लेकिन मुझे लगता है कि कबीर सर के बेस्ट फ्रेंड ऋषभ सर हैं।
तभी तो कबीर सर आप लोगों की बजाय ऋषभ सर के पास गए हैं, वो भी अकेले में बातें करने। दोनों दोस्त यह सुनकर एक दूसरे को परेशान से देखने लगे। जय हंसते हुए वहां से चला गया। मंजीत, देव, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? देव, या तो ये दोनों कोई ऑफिशियल कांड करने वाले हैं मिलकर, या मंजीत, या फिर इस ऋषभ ने कोई कांड किया है और कबीर के हाथों पकड़ा गया है। देव, थोड़ी देर रुकते हैं, अगर ये दोनों बाहर नहीं निकले तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऋषभ, क्या बात है कबीर, कोई दिक्कत? कबीर ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठा रहा। ऋषभ ने जब यह देखा तो गंभीर हो गया और कबीर के पास आ बैठा। क्या हुआ? कबीर ने उसे शिकायत भरी नजरों से देखा। ऋषभ, बोल ना, अब मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि तेरे मन की बात बिना बोले समझ जाऊं। कबीर, रहने दे, तुझे बोलकर फायदा ही क्या है? ऋषभ, अरे एक बार बोलकर तो देख, अपने भाई के लिए तो जान भी दे सकता हूं। कबीर फिर चुप हो गया। ऋषभ, सच सच बता, किसने कान भरे हैं तेरे? उस कुटिल मंथरा मंजीत ने या फिर उस देवदास देव ने? माँ ने फिर मेरी शिकायत की है या मेरी जान की दुश्मन तारा ने? कबीर, हाँ, देखी है तुम्हारी दुश्मनी मैंने। जब एक साथ होते हो तो आस पड़ोस वालों का जीना हराम कर देते हो अपनी हरकतों से। ऋषभ ने भोली सूरत बना ली। तो वो तो तारा करवाती है मुझसे सारी शरारतें। कबीर, तू मानता ही क्यों है उसकी बातें? ऋषभ सिर खुजलाते हुए बोला, यार फिर मुझे भी थोड़ा सा मजा आ ही जाता है। उस चैनल के मालिक ने कबीर नाराजगी से उसे देखा तो ऋषभ हंस पड़ा। यार तू ना कभी कभी हिटलर बन जाता है मेरे लिए। तू जितना चाहे डांट लिया कर, बस बोलना बंद बंद किया कर। कबीर, वो सब छोड़, मुझे तुझसे कुछ और बात करनी है। ऋषभ, बोलना, मैं तो कब से पूछ रहा हूं। कबीर, तूने झूठ बोला हम सभी से। ऋषभ यह सुनकर चौंका। झूठ? कौन सा झूठ? कबीर, बेंगलुरु में क्या हुआ था? ऋषभ कबीर के इस सवाल को सुनकर हड़बड़ाया कि आज बेंगलुरु के बारे में ये क्यों पूछ रहा है। कबीर, जवाब दे। ऋषभ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बताया ना मैंने सभी को। कबीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अपनी जेब से घड़ी निकालकर ऋषभ के हाथ में रख दी। तो फिर यह क्या है? उस घड़ी को देख ऋषभ के तो पैसे पैरों तले जमी ही खिसक गई। वह कभी घड़ी को देखता तो कभी कबीर को। ये मैं। कबीर, बोलना भूल गया क्या? यही सोच रहा है ना कि घड़ी तो बेंगलुरु में छोड़कर आया था, फिर ये मेरे पास कहाँ से आई? ऋषभ, हाँ, जानना तो चाहता हूँ। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, तेरी बीवी ने दी, लेकिन उसे लगता है कि उसने यह घड़ी तुझे, मतलब ऋषभ को दी है। ऋषभ बेचारा इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी किस्मत पर रोए या फिर उन लड़कियों की हरकत पर गुस्सा करे। ये भोली सूरत दिल की खोटी सुनी तो बहुत शातिर निकली। मैंने मना किया था उसकी क्राइम पार्टनर को कि किसी को कुछ भी नहीं बताए, लेकिन वो नहीं मानी और सब रायता फैला ही दिया इन लड़कियों ने। उसे चुप देख कबीर ने उसका कान जोर से पकड़कर खींच लिया। मुझे यह तो पता था कि तू शैतान है, पर मैंने सोचा था कि तू मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन तूने मुझसे भी झूठ बोला। बस यही थी हमारी दोस्ती। मैं हमेशा तेरे लिए लड़ता रहता हूँ, माँ से भी डांट खाता हूँ, और तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ऋषभ, यार दर्द हो रहा है, आराम से। कबीर नाराज होकर बोला, दर्द हो इसीलिए तो जोर से पकड़ा है। मुझे भी दर्द हुआ था तेरा झूठ सुनकर। माँ की डांट खाऊं तेरे लिए, दोस्तों से झगड़ा मोल लूं तेरे लिए, फिर भी तू मुझे भी झूठ बोलने लगा। ऋषभ, सॉरी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन ले। कबीर ने उसका कान छोड़ दिया। ऋषभ, तुझे तो पता ही है ना कि देव और मंजीत के बारे में, यह दोनों मुझे कितना तंग करते हैं। पता है एक बार तो मुझे इतना डरा दिया था कि मैं रात भर डरावने सपने देख डरता रहा। कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने मुझे तंग करने में।
कबीर: हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि तू कितना बड़ा वाला शरीफ है। ऋषभ मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यार कहाँ करता हूँ शरारत, मैं तो कितना सीधा साधा इंसान हूँ। हाँ, कोई एक आध बार हो तो बात अलग है। अब तू ही बता, अगर यह बात यहाँ सबको पता चल जाती तो ये दोनों मेरी जान खा जाते। और सभी हंसते हुए मुझ पर कि ऋषभ रॉय को दो लड़कियों ने पागल बना दिया, मेरी इज्जत का तो फालूदा बन जाता ना। कबीर: और मुझे क्यों नहीं बताया? ऋषभ: मैंने सोचा था कि जब मिलेंगे तब बता दूंगा, और अभी काम के चक्कर में भूल गया। ऋषभ मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यार कहाँ करता हूँ शरारत, मैं कितना तो सीधा साधा इंसान हूँ। हाँ, कोई एक आध बार हो तो बात अलग है। अब तू ही बता, अगर यह बात यहाँ सबको पता चल जाती तो ये दोनों मेरी जान खा जाते। और सभी हंसते मुझ पर कि ऋषभ रॉय को दो लड़कियों ने पागल बना दिया, मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाता ना। कबीर: और मुझे क्यों नहीं बताया? ऋषभ: मैंने सोचा था कि जब मिलेंगे तब बता दूंगा, और अभी काम के चक्कर में भूल गया। प्लीज़ यार माफ़ कर दे, तुझे पता है ना कि मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाता। कबीर: अच्छा ये बता कि तूने कश्मीर में आने के बाद क्या क्या शरारत की है? ऋषभ हंस पड़ा, नहीं तो मैंने कोई शरारत नहीं की। कबीर उसे घूरने लगा तो ऋषभ ने फटाफट से बता दिया कि देव और मंजीत को जय के खिलाफ उकसाने के पीछे उसी का हाथ था। कबीर: मतलब तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और क्या ज़रूरत थी डॉक्टर तेजस्विनी को इतना डराने की? वो बेचारी तो मेरी पीठ पीछे खड़ी होकर सब बताकर भाग गई। ऋषभ: बेचारी? और वो? अरे उसकी शक्ल पर मत जा, बहुत चालाक है वो। और उसकी दोस्त तुझे क्या बोली वैसे वो? कबीर को ऋषभ के कमरे में गए तकरीबन आधा घंटा हो गया, लेकिन ना ऋषभ बाहर निकला और ना ही कबीर। देव और मंजीत परेशान से इधर उधर घूम रहे थे कि आखिर इन दोनों के बीच खिचड़ी क्या पक रही है। देव: चल मंजीत, खुद ही चलकर देखते हैं। दोनों अब धीरे धीरे से ऋषभ के कमरे के पास गए और खिड़की से अंदर झांकने लगे। कबीर ऋषभ को सच बताने ही वाला था कि देव मंजीत को खिड़की से झांकते हुए देखा तो उनसे बोला, आओ तुम दोनों इधर, तुम्हारे भी दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे हैं, आज तुम तीनों को सबक सिखाना है। दोनों अब घबराए हुए से आगे बढ़े। हमने क्या किया? कबीर: तुम लोगों ने ऋषभ को लड़कियों के नाम पर डराया था। एक तो ये वैसे ही दूर भागता है, और इसे समझाने की जगह तुम इसे और परेशान कर रहे थे। मंजीत: हम दोनों की गलती तो बता दी, अब ऋषभ की गलती तो बता। कबीर: चुप कर, जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। तीनों दोस्त समझ गए कबीर क्या चाहता है। तीनों कान पकड़ अब उठक बैठक करने लगे। थोड़ी देर बाद वो हाफते हुए वहीं बैठ गए। कबीर: तुम लोगों को एक बात और बता दूं, माँ ने अब ऋषभ के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दी है, और साथ ही 2 महीने का वक्त भी दिया है। अगर इन 2 महीनों में मैं लड़की ढूंढ कर नहीं ला पाया तो फिर ऋषभ को माँ की मर्जी से शादी करनी होगी, और इस बार मैं भी बीच में नहीं बोल पाऊंगा। ऋषभ, तुझे 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ, खुद के लिए एक अच्छी सी लड़की चुन ले। तू अब तय कर ले कि तुझे किसकी पसंद की लड़की से शादी करनी है, अपनी, मेरी या माँ की। कबीर ने सोचा कि सोते समय मैं ऋषभ को तेजस्विनी का सच बता दूंगा। देव और मंजीत के सामने बोला तो मजाक उड़ाएंगे इसका। 2-3 घंटे की ही तो बात है। ऋषभ घबराया हुआ कबीर को देखने लगा। यार मैं कोई बलि का बकरा हूँ क्या? तू तो तारा जैसी लड़की ढूंढ कर लाएगा जो मेरा खून पीती रहे बस। कबीर मुस्कुरा दिया, नहीं, तेरे लिए तो मैं ऐसी लड़की लाऊंगा जो तेरा ख्याल रख सके। ऋषभ के दिमाग में तो इस वक्त सुनी घूम रही थी, बॉडम लड़की, उसे मुझ में और कबीर में अंतर नहीं दिखा क्या? ये इसने जानबूझकर किया होगा सब, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसे, लेकिन क्या करूं? तभी उसकी नज़र मंजीत पर पड़ी। वह कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया।